नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज विशेष क्या है, तो आज विशेष हम बात करने वाले हैं खेती बाड़ी को लेकर, खेती किसानी को लेकर। किस तरह के अभी तक जो खरीफ फसलों की बुआई को लेकर किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और आगे को लेकर क्या अनुमान है, किन फसलों को लेकर चिंता है और कहां लग रहा है कि रिकवरी तेजी से आई है और आगे भी ये रिकवरी दिखेगी। लेकिन हालांकि अब वक्त नहीं है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। बुआई अब आमतौर पर अगस्त के महीने में खत्म हो जाते हैं खरीफ फसलों की। तो अभी की स्थिति क्या है, क्या कीमतों पर क्या असर होगा और आने वाले समय में पूरा एग्री सेक्टर को लेकर किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। मौसम विभाग से आईएमडी के साइंटिस्ट डीएस पई साहब हैं हमारे साथ। आयुष गुप्ता हैं, बिजनेस हेड है इंडिया मार्केट के केआरवीएल के। विमल कोठारी हैं, चेयरमैन हैं आईपीजीए के। और बीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं सी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनसून को लेकर, क्योंकि मॉनसून एक अहम फैक्टर होता है किसी भी फसलों को लेकर। और खरीफ फसलों में तो बहुत ज़्यादा निर्भरता मॉनसून पर ही होती है। लेकिन मॉनसून की जो चाल रही है, कुछ राज्यों में तो अतिवृष्टि हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉकेट्स हैं, खास करके उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्य, माफ कीजिएगा, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य, 2 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर काफी कम बारिश हुई है। वहां पर चिंता सबसे ज्यादा है। पिछले 103 सालों में तीसरी बार सबसे कम बारिश इन क्षेत्र को लेकर हुई है। डीएस पई साहब, क्या लग रहा है, क्या इन एरिया में रिकवरी की उम्मीद करें और जो इतनी डेफिसिट है क्या कम होगी, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे राज्य हैं जो धान की फसल को लेकर मेजर बेल्ट है। क्या कहेंगे आप, क्या यहाँ पर रिकवरी आएगी क्या? विश्व कुमार जी, आपने जैसे बताया, जुलाई में हमें अबव नॉर्मल रेनफॉल मिली, एक्सेप्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सभी जगह में 25% से भी ज्यादा मिली, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन अभी नेक्स्ट 5 to 7 डेज, ये जो एरिया में आपने बताया जिधर अभी बारिश कम थी, just like east and northeast India, east उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये एरिया में अभी बारिश बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आज एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। ये फर्दर इंटेंसिफाई करके डीप डिप्रेशन बनेगा और शाम को तक बांग्लादेश का थेपापुरा बोल के जगह में क्रॉस करके विद इन 24 आवर्स ये वेस्ट बंगाल के ऊपर आएगा। इसलिए नेक्स्ट 4-5 दिन के लिए ये एरिया में वाइड स्प्रेड बारिश विथ हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। तो और अगस्त में भी टिल अराउंड फर्स्ट हाफ यही एरिया में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एरिया में जिधर कम है अभी उधर बर्फबारी होगा। चलिए आयुष गुप्ता साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा वो पैडी की सोइंग को लेकर, धान की बुआई को लेकर। धान की बुआई के जो अब तक के नंबर है, अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, हम पॉजिटिव में पहुंच चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सोइंग अब तक हो चुकी है। क्या लग रहा है, क्या अब चिंता की बात नहीं है या अभी भी चिंता करने की बात है? क्योंकि दाम जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में हाल में बढ़े हैं, घरेलू बाजार में भी बढ़े हैं, क्या चिंता करने की जरूरत है क्या चावल को लेकर? थैंक यू विश्व जी। तो अभी देखिए, जितना न्यूज़ में और जितना पैडी फार्मर से हमारे को जानकारी मिली है, पैडी की सोइंग इस साल लास्ट ईयर से बेटर हुई है और टोटल एरिया जिसमें पैडी का बीज बोया गया है, एकरेज लास्ट ईयर से बढ़ी है। और मेन पैडी कल्टीवेशन एरिया में पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में रेनफॉल की भी अगर बात करें तो थोड़ी सी डिलेड हुई है जरूर, पर रेनफॉल के एस्टिमेट्स अब नॉर्मल बता रहे हैं। तो हमारे को तो लग रहा है ओवरऑल क्रॉप साइज अच्छी रहेगी और हमारा एस्टिमेट ये है कि लास्ट ईयर से 7 to 8% क्रॉप साइज ज्यादा होगी। आयुष जी, आपसे मेरा सवाल एक ये भी होगा कि सरकार राइस एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी सख्त नज़र आ रही है लगातार। पिछले साल हमने देखा था सितंबर के महीने में उन्होंने
पहले जो नॉन बासमती था वाइट राइस के ऊपर पहले उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था, उससे काम नहीं हुआ, तब वाइट राइस का एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया है। क्या सरकार को लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक कम हो सकता है, और ये वाइट राइस एक्सपोर्ट बैन का क्या असर हो रहा है और ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट पर इसका क्या असर हुआ है? आयुष जी। देखिए, सितंबर में सरकार ने व्हाइट राइस नॉन बासमती पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 20% की। वो इसलिए लगाई थी क्योंकि इंडियन राइस प्राइसेस एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे कम थे कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। तो 20% की ड्यूटी लगाई थी, पर सितंबर से लेकर अब तक उस 20% ड्यूटी लगाने के बावजूद भी इंडिया के प्राइसेस मार्केट में सबसे कम रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है नॉन बासमती में। अब क्योंकि इस लास्ट 6 महीने में एक्सपोर्ट बढ़ा है डोमेस्टिक का, कोई-कोई राज्यों में स्पेसिफिकली कर्नाटका और साउथ के राज्यों में थोड़ी-सी शॉर्टेज स्टेट गवर्नमेंट के एंड पे दिखी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। इस कारण पे, और दूसरा कारण ये है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन इंडिया में काफी तेज हो गया है, काफी बढ़ गया है। राइस प्राइसेस अगर बात करें लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 15 से 18% प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया है। आयुष जी, एक सवाल मेरा होगा बासमती चावल को लेकर। बासमती चावल को लेकर एक्सपोर्ट मार्केट में क्या स्थिति है, किस तरह के प्राइस ट्रेंड है, और क्या आप लोगों को बेहतर प्राइसिंग पावर अभी मिल रहा है क्या? क्योंकि बाकी चावल के अगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगती है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो एक बासमती को भी मिलेगा। हालांकि बासमती एक अलग तरह की कैटेगरी है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद भी क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है क्या प्राइस को? हाँ, देखिए, बासमती की बात करें तो बासमती की डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी अच्छी है। हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल के मुताबिक मार्च एंडिंग में 4.5 मिलियन मेट्रिक टन बासमती राइस एक्सपोर्ट भी हुआ है। और जब से बैन हुआ है नॉन बासमती व्हाइट राइस, तो बासमती के प्राइसेस में 3 से 4% की तेज़ी भी दिखी है। तो डिमांड अच्छी है और प्राइसेस भी बेटर हो रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट बासमती को लेकर पॉजिटिव आउटलुक है। आयुष जी, एक और सवाल प्राइस को लेकर ही ले लेते हैं। राइस के प्राइस को लेकर ओवरऑल क्या लग रहा है आपको? क्या भाव आगे यहाँ से और बढ़ने वाले हैं, या सरकार के कदमों से और जो सोइंग के जो अब रिसेंट डेटा आ रहे हैं वो बेहतर दिख रहे हैं, तो क्या चिंता करने की बात नहीं है राइस को लेकर? देखिए, प्राइस आगे जाके बढ़ेंगे ही, और मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का ऑलमोस्ट 50% शेयर है नॉन बासमती में, और इंडिया का बैन होना इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ रही है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में नॉन बासमती के प्राइसेस तो काफ़ी बढ़े हैं। पर साथ-साथ में क्योंकि एक्सपोर्ट बैन हो गया है नॉन बासमती का, बासमती की डिमांड बढ़नी शुरू हुई है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट का बैन हुआ है, पर नॉन बासमती पारबॉइल्ड राइस अभी भी अलाउड है एक्सपोर्ट होना। तो काफ़ी सारी डिमांड जो व्हाइट राइस की है वो पारबॉइल्ड राइस में कन्वर्ट हो गई है। तो डिमांड पारबॉइल्ड राइस की बढ़नी शुरू हो गई है और प्राइसेस उसमें बढ़ने शुरू हो गए हैं अब। डीएस भाई साहब, अब बात कर लेते हैं हम धान की बुआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि धान की निर्भरता काफ़ी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर है। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसा आप कह रहे थे कि वहाँ पर अब रिकवरी आएगी उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों में, लेकिन अगस्त को लेकर चिंता है, क्योंकि आप लोगों का जो अनुमान है वो सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो क्या जो मेजर बेल्ट है वहाँ पर भी चिंता करने की ज़रूरत है अगस्त के महीने में? क्योंकि एक अहम महीना है, इसके बाद तो स्विंग भी नहीं होगी और उसके बाद फसल तैयार होने के समय भी पानी की ज़रूरत होती है। भाई साहब, देखिए, हमने बताया था इन द बिगिनिंग, जो फोरकास्ट दिया था उसमें बताया था कि एलिनो के वजह से जो अभी एस्टैब्लिश हुआ है ईस्ट पैसिफिक में, सेकेंड हाफ में रेनफॉल के ऊपर इंपैक्ट होगा। सो वैसे ही जुलाई के बाद अभी एलिनो को इंपैक्ट स्लोली फील होने का शुरू किया है। इसलिए अगस्त में हमारा अनुमान है सामान्य से कम होने की, यानी 94% से भी कम होने की संभावना है अगस्त महीने में। और ये बारिश मेनली क्लोज टू सब डिविजन अलोंग द हिमालयस
जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में, ये एरिया में सामान्य से ज्यादा बारिश मिलेगा। बाकी सभी एरिया में जनरली नॉर्मल या नॉर्मल से कम होने की संभावना है। विमल कोठारी जी, आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर दलहन के जो संगठन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है अब तक के जो दलहन के बुआई के आंकड़े हैं वो खास करके तुअर को लेकर काफी चिंताजनक है, क्या आगे रिकवरी की उम्मीद करें या अब वक्त जा चुका है, अब ज्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं है? देखिए अभी जो तुअर का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से तुअर में अभी भी विंडो ओपन है। हमने अभी 2-3 दिन पहले एक वेबिनार किया था, ICJ का वेबिनार, उसमें एग्रीकल्चर कमिश्नर भी थे, उन्होंने भी अपना एक वक्तव्य दिया था और दूसरे एक्सपर्ट भी थे। सभी का मानना ये था कि तुअर में विंडो अभी भी ओपन है, बारिश सब जगह बहुत अच्छी हुई है, तो तुअर तो लगभग ऐसा लगता है कि तुअर की जो बुआई है वो पूरी हो जाएगी। थोड़ा लेट जरूर होगी लेकिन तुअर की बुआई पूरी हो जाएगी। रहा उड़द का सवाल, उड़द में जरूर कुछ कमी रहेगी, लगभग 5 से 10% तक, और ये कमी क्योंकि उड़द का विंडो अब लगभग बंद हो चुका है, तो उड़द में संभावना नहीं है। हालांकि उड़द MP और गुजरात और राजस्थान में वहाँ पे बुआई कुछ ज्यादा हुई है पिछले साल की, अगर हम कंपैरिजन करें, और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कम हुई है। तो कुछ भरपाई तो जो वहाँ पर ज्यादा हुई है वहां से होगी, लेकिन फिर भी 5 से 10% उड़द की कमी रहेगी। तो उड़द के लिए जो अब जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ रबी क्रॉप है। अगर मानसून अच्छा रहा तो रबी में ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा ताकि पूरे साल भर की जो कमी है वो पूरी की जा सके, और नहीं तो जो हम लगातार जो इम्पोर्ट कर रहे हैं म्यांमार से, तो अब वो इम्पोर्ट हमें करना पड़ेगा। म्यांमार से लगभग 7 से 8 लाख टन वहाँ क्रॉप होती है, और इस बार भी वहाँ लगभग 7.5 से 8 लाख टन क्रॉप थी, और हमने वहां से लगातार इम्पोर्ट किया है, तो वहां से इम्पोर्ट होगा। और बाकी दालों के अंदर में मूंग में मुझे नहीं लगता कोई इश्यू है। राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है, वहाँ अच्छी बुआई का जो समाचार आया है। महाराष्ट्र में जरूर थोड़ा कम है, लेकिन राजस्थान और MP में जो बुआई है बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मुझे मूंग के बारे में कोई बात नहीं है। और अभी हमें आगे देखना है कि मानसून कैसा रहता है, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगस्त और सितंबर में एल नीनो का प्रभाव है वो ज्यादा रहेगा, उससे मानसून में थोड़ा मानसून उससे कमजोर होगा। लेकिन दालों के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जुलाई में काफी बारिश हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि खरीफ में कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और थोड़े बहुत भी अगर थोड़े बहुत भी शावर्स होंगे, थोड़ी भी बारिश होगी, तो जो खेती है, जो बुआई की गई है, उसका अच्छा लाभ मिलना चाहिए। बीबी मेहता साहब, तिलहन बुआई के आंकड़े क्या कह रहे हैं? हालांकि सोयाबीन की बुआई के जो नंबर्स है वो तो अब अच्छे दिखने लगे हैं, लेकिन बाकी तिलहन को लेकर थोड़ी बहुत चिंता है, खास करके ग्राउंडनट और सनफ्लावर को लेकर। क्या लग रहा है? हालांकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है ओवरऑल आपको सोइंग की जो कंडीशन है तिलहन फसलों को लेकर, ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? अगर हम ऑयल सीड के टोटली देखें तो 171 लाख का बुआई हुई है, जो लास्ट ईयर थी 167, तो 4 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ग्राउंड नट मोर और द सेम है, अराउंड अबाउट 37-38 लाख हेक्टर। तो सोयाबीन डेफिनेटली इज गॉन अप, टू और सरप्राइज इज गॉन अप। ऐसा लग रहा था कि जो प्राइस नहीं मिल रही थी सोयाबीन को किसान को, तो शायद शिफ्ट करेंगे, पर आज जो 120 लाख की बुआई हो गई है, जो लास्ट से 115-116 थी, तो 4 लाख हेक्टर बढ़ा है। और ओवरऑल कैस्टर में भी काफी है, 1.39 लाख हेक्टर बढ़ा है, 2.78 लाख हेक्टर है। बाकी जो सीसम उसमें है, और ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, 4 लाख हेक्टर बढ़ा है। तो डेफिनेटली पर्टिकुलर सोयाबीन में बढ़ा है, ग्राउंडनट सेम है, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। और अभी जो ये नंबर तो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का पूरा हम देखें उसके सामने कम है अभी। तो अगले 15 दिन के बाद में, जब भी आप दिसंबर अगस्त एंड में पहुंचेंगे, तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कितना एकरेज है। पर जो रुझान दिख रहा है ठीक है, और लगता है कि भाई लास्ट ईयर जितना एकरेज हो जाएगी।
मेहता जी, ये प्राइस को लेकर क्या लग रहा है आपको? तिलहन के प्राइस आगे किस तरफ जा सकते हैं? हालांकि जिस तेजी की संभावना फिर से बनी थी वो अब तो तेजी दिख नहीं रही है उस तरह की। अब एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है पूरा ही तिलहन का मार्केट। क्या लग रहा है प्राइस का ट्रेंड आगे कैसा दिख रहा है सभी तेल तिलहन को लेकर? देखिए, प्राइस लिटरली बॉटम आउट हो गई थी। एक हफ्ते के पहले के देखे तो बॉटम आउट थी, फिर ऐसा लगता कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर जो इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से लास्ट 3-4 दिन में मार्केट डाउन है। 15 से $20 नीचे गया है कि $25 तक नीचे मार्केट चल रही है। मगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहीं स्टेबलाइज हो जाएगी, साइडलाइन चलेगी। हो सकता है तो 20-25-30 डॉलर और बढ़ सकता है। पर एक चीज जो अच्छी हुई है, एल निनो का जो रिपोर्ट आया, जा आईएमडी का भी आज रिपोर्ट है कि भाई एल निनो को की इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। जो पहले डर था कि अगस्त सितंबर विल बी ड्राई, तो अभी आज आईएमडी बोल रहा है कि भाई नॉर्मल होगा अगस्त सितंबर में बारिश। तो मेरे ख्याल से दैट इज ऑल्सो अच्छी फैक्टर है, अच्छा फैक्टर हुआ है अपने लिए कि भाई नॉर्मल क्रॉप आ जाएगी, तो वो भी उनको मार्केट में। दूसरा, जो ये महीने का जो इम्पोर्ट है जुलाई का, जैसे माइंड बॉगलिंग है, 15 से 16 लाख टन इम्पोर्ट आया है। अगर इतना आया है तो दैट विल ऑल्सो पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस। डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस में प्रेशर लगेगा, तो वो भी एक है। तो प्राइस लगता है कि ये यहाँ स्टेबिलाईज हो जाएगी, आगे नहीं ज्यादा बढ़ेगी। फिर भी 1-2 महीना वेट एंड वॉच करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाम ऑयल में एल निनो का इम्पैक्ट है। तो वहां शायद हो सकता है कि पाम का प्रोडक्शन डाउन हो। अमेरिकन वेदर ऑल्सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, वो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा, जो यूक्रेन कॉरिडोर है, अभी रसिया क्या कर रहा है वहां से। अगर रसिया का तो वेसल पहले आते थे जब कॉरिडोर बंद था तभी, पर अभी जैसे यूक्रेन बोल रहा है कि भाई हम रशियन वेसल को भी नहीं जाने देंगे ब्लैक सी से, तो डेडलॉक हो जाएगा। वो तेजी का फैक्टर है। पर ओवरऑल इफ यू आस्क मी, वो मार्केट स्टेबलाइज हो रही है। $10-25 आगे पीछे होगी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कोठारी जी, दलहन के प्राइस को लेकर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि दलहन के प्राइस को लेकर सरकार काफी चिंतित है, और खास करके तुअर और उड़द को लेकर, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हैं पिछले एक साल में, उसको लेकर चिंता बढ़ गई है। और अब इंपोर्ट पर काफी निर्भरता लग रही है कि आगे निर्भरता ज्यादा रहेगी तुअर को लेकर खासकर। तो क्या लग रहा है प्राइस आगे किस तरफ जाता आपको दिख रहा है? देखिए, तुअर का जहां तक सवाल है, तुअर के दाम बढ़े थे लास्ट 3 महीने 4 महीने हमने देखा है। अप्रैल के बाद तुअर में काफी दामों में इजाफा हुआ है। कम से कम आप समझ लीजिए एमएसपी से कम से कम 20 से 25 रुपए किलो तुअर बढ़ गई। लेकिन अब जो सामने जो पीरियड है, फेस्टिवल पीरियड है, अगस्त से जो है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अभी हमें अफ्रीका की क्रॉप वहां से अफ्रीका की क्रॉप अब शुरू हो गई है, और वहां से 10-15 दिन में वहां से शिपमेंट सारे शुरू हो जाएंगे। और इंडिया में लगभग वहां से लगभग 7 लाख टन माल आप समझ लीजिए अभी से लेके दिसंबर के बीच में आएगा। तो ये जो सामने जो हमारे यहाँ फेस्टिवल जो पीरियड है, मैं समझता हूँ उसमें कोई दामों में इजाफा नहीं होगा। इनफैक्ट जब से अफ्रीका की क्रॉप के बारे में अराइवल की बात हो रही है और वहाँ की जो रिपोर्ट आ रही है, आप देखेंगे जो ऊपर के जो भाव है उनमें लगभग 5 से 10 रुपए किलो की मंदी आती है। और जैसे ही अराइवल शुरू हो जाएगी अफ्रीका के माल की, यहाँ से तुअर की, तो मैं समझता हूँ कि उसमें और बाजार नीचे आएंगे। तुअर में मुझे अब कोई भी तेजी सामने नहीं दिख रही है, क्योंकि अफ्रीका के जो कार्गो आएंगे और जो बहुत सारी अराइवल आएगी, उससे बाजारों में काफी इम्पैक्ट आएगा, उससे काफी प्रभाव पड़ेगा और दामों में वृद्धि नहीं होगी। लगातार सप्लाई बनी रहेगी और एक अच्छा समय है कि सामने फेस्टिवल पीरियड है और अफ्रीका की क्रॉप है और क्रॉप भी अच्छी है। वहाँ की क्रॉप में कोई ऐसा अनुमान नहीं है कि वहाँ कोई कमी है। अभी हमने जो वेबिनार किया था उसमें कुछ लोगों ने प्रेजेंट, अफ्रीका के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन भी किया है कि लगभग वहाँ से 7 लाख टन का इम्पोर्ट हिंदुस्तान कर पाएगा। तो और इसके अलावा बारवा में भी जो थोड़ी बहुत तुअर बची हुई है वहाँ से भी लगातार आती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई तुअर में कोई दामों में वृद्धि होगी। और जब ये और दिसंबर में हमारी क्रॉप आ जाएगी, तो हम दिसंबर में हमारी क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे, तो मुझे इसमें ज्यादा कोई दामों में इजाफा नहीं लगता है। उड़द का सवाल है, उड़द हमारी क्रॉप सितंबर में क्रॉप तो आएगी, क्रॉप की वजह जरूर थोड़ी कमी हो सकती है, तो दामों में उससे नहीं कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कोई, मैं अब नहीं समझता हूँ कि अभी जो जो दाम है इनमें कोई खास वृद्धि है। इनमें ये दाम या तो बैलेंस रहेंगे या इनमें
भाई साहब, एक और सवाल आपसे होगा कि खरीफ फसलों को लेकर आगे की जो बारिश होगी, जो मानसूनी बारिश होगी, अगस्त और सितंबर की जो बारिश होगी, हालांकि इन दोनों महीनों को मिलाकर आपने ज़रूर कहा है, मौसम विभाग ने कहा है कि सामान्य से बेहतर बारिश होगी, लेकिन क्या ये फेवरेबल रहेगी जो पूरा कंडीशन होगा, क्योंकि एल नीनो को लेकर भी चिंता है, तो क्या आपको फेवरेबल मानसून की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं क्या अगस्त और सितंबर में? भाई साहब, देखिए, अभी जिस एरिया में, जैसे लाइक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला, जिस एरिया में ऑलरेडी बहुत अच्छी बारिश मिली है, वही एरिया में हमारा अनुमान है अगस्त में बारिश कम होगा, लेकिन रुक रुक कभी कोई दिन में बारिश मिलती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी अच्छी बारिश मिली, तो सोइंग एंड अदर एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गया। सो बीच बीच में बारिश मिलना और अच्छी सनलाइट मिलना ये क्रॉप्स के लिए ज्यादा अच्छा है, ये हेवी रेनफॉल मिलने से भी, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एट द सेम टाइम, जिस एरिया में आपने बताया कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जिधर कम है अभी, उधर ज्यादा बारिश होने की संभावना है। आयुष जी, अब आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा, एफएसएसआई का जो नया रेगुलेशंस आए हैं, नए रूल्स आए हैं, क्या इससे बासमती के मार्केट को फ़ायदा होगा? क्या जो मिलावटें होते हैं, एडल्ट्रेशन जो होती हैं, क्या उसमें कमी आएगी? देखिए, एफएसएसएआई का जो रेगुलेशन है, ये मैं बोलूँगा ऐतिहासिक स्टेप लिया है एफएसएसएआई ने इंडियन मार्केट के लिए। बासमती, जैसे आप सब जानते हैं, जीआई प्रोडक्ट है इंडिया का। इंडिया और इंडिया के भी कुछ ही स्टेट्स में ये ग्रो हो सकता है। बासमती राइस की बहुत सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, अरोमा से लेके एलोंगेशन, लेंथ से लेके फ्लफीनेस और खुलापन चावल का जो होता है, ये सारी बासमती राइस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या हुआ है इतने लास्ट 10-15 सालों में, क्योंकि बासमती राइस की डिमांड इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी बढ़ गई है, और इंडिया की मार्केट पर्टिकुलरली प्राइस सेंसिटिव बहुत है, तो लोगों ने बहुत सारा अडल्ट्रेशन बासमती राइस में होना शुरू हो गया था। नॉन बासमती की मिलावटें होना शुरू हो गई थी, ताकि कस्टमर को एक अच्छे प्राइस पे मिल पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि लोगों को असली बासमती का टेस्ट और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बासमती की रेगुलेशन निकाली है, जिसमें बहुत सारे कोर पैरामीटर्स ऑफ बासमती, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ब्लेंडिंग का, अडल्ट्रेशन का, उस पे रोक डाली है कि 15% से ज्यादा अगर आप बासमती में ब्लेंडिंग करेंगे तो आप उसको बासमती नहीं बोल पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। ये ब्रांडेड प्लेयर्स को तो बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी प्योर बासमती बेचते थे, पर जो 70%, 65 to 70% इंडस्ट्री जो लूज बासमती राइस बिकती है, उसमें सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन होती है, तो उसको रोक डालने में और कस्टमर को अनब्रांडेड से ब्रांडेड कन्वर्ट होने में ये सबसे ज्यादा फायदा इसमें कस्टमर को और ब्रांडेड प्लेयर्स को मिलेगा। शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष जी, विमल जी और वीवी मेहता साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। तो कम्युनिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।